नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे इंटेंस। एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये वीडियो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है। ये वीडियो ये बताने के लिए है कि जापान और चाइना आज जो बिहेव कर रहे हैं वो अचानक नहीं है। वो 100 साल की मेमोरी, ह्यूमिलिएशन, फियर और पावर का रिजल्ट है। और अगर आप ये समझ गए तो आज की हर जापान, चाइना, तैवान न्यूज़ आपको क्रिस्टल क्लियर लगेगी। पर असली सवाल ये है कि अगर ये राइवलरी इतनी ही पुरानी है तो आज सडनली ये इतनी डेंजरस क्यों लग रही है। जापान आज चाइना को ओपनली चैलेंज क्यों कर रहा है और पूरी एशिया की स्टेबिलिटी इस राइवलरी पर क्यों डिपेंड करती है। Actually, it's like if Asia had two characters in a story, China would be the ancient giant and Japan would be the ambitious prodigy. Prodigy मतलब जो छोटा हो पर फास्ट लर्नर हो, जो देखकर कॉपी करे और फिर अपना वर्जन बना ले। Now, let's move ahead. For over 1,000 years, जापान ने चाइना से राइटिंग, बुद्धिज्म, आर्किटेक्चर, फिलोसफी सब बोरो किया। पर एडमिरेशन का मतलब कभी लॉयल्टी होता है क्या? Politically कभी नहीं। जापान इन रियल वांटेड टू लर्न फ्रॉम चाइना बट नेवर वांटेड टू बी रूल्ड बाय चाइना। और यही एक साइकोलॉजिकल सीड बॉर्न हुआ, रिस्पेक्ट का प्लस राइवलरी का मिक्सचर। और ये सीड बाद में एशिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन गया। तो चलिए समझते हैं रूट्स से। ओके, दैट इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, रूट्स, प्राइड, सिविलाइजेशन एंड पावर। फॉर सेंचुरीज चाइना बिलीव्ड इट वाज द मिडिल किंगडम, मतलब दुनिया का मॉरल, कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर। अब आपको लगेगा इंडस वैली भी तो था एंशिएंट में, बिल्कुल था। पर मिडिल किंगडम एक चाइनीज वर्ल्ड व्यू है। उस समय उन्हें लगता था कि उनकी सिविलाइजेशन लॉन्गेस्ट रनिंग प्लस मोस्ट सेंट्रलाइज्ड एडवांस्ड ब्यूरोक्रेसी थी। और इसी वजह से जापान ने अपने आप को आउटसाइडर समझा, जो किसी के सामने हारना या सरेंडर करना नहीं चाहता था। 1800 तक राइवलरी सिंबॉलिक थी, एज इन हु इज कल्चरली सुपीरियर एंड ऑल दैट। जापान ने कभी चाइना का ट्रिब्यूट सिस्टम भी एक्सेप्ट नहीं किया। इस टाइम पर वर्ल्ड स्टेज पर कौन इमर्ज करता है? वेस्टर्न पावर्स। यस, और उनके इमर्ज करते ही सब बदल गया। चाइना कोलैप्स्ड अंडर वेस्टर्न पावर्स। हाउ डज इट लुक नाउ? चाइना जापान के लिए आइडल रहा और चाइना ही कोलैप्स कर गया। हाउ? बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, विल जस्ट गिव यू रीजंस। ओपियम वॉर्स, ब्रिटेन वर्सेस चाइना फ्रॉम 1839 टू 42, देन 1856 टू 60। फॉरेन प्रेशर फ्रॉम यूरोपियंस, अमेरिकन्स, रशियंस। अनइक्वल ट्रीटी मतलब अग्रीमेंट्स फोर्स्ड ऑन चाइना विद अनफेयर पेनल्टी, जिसमें हांगकांग भी चला गया चाइना से। जापान क्या करेगा? जापान रिएक्टेड कंप्लीटली ऑपोजिट। 1868 मेजी रेस्टोरेशन। मेजी न्यू एम्परर थे जापान के और उन्होंने जापान को बोला कि वेस्ट को डिफीट करना है तो वेस्ट से सीखो। And within one generation, I mean, in simple terms, roughly between 1868 to 1900, shockingly fast in historical terms, so the feudal warriors based pre-industrial Japan transformed to that of a factory building, railway running, steel making industrial empire. एशिया का पावर इक्वेशन ही फ्लिप हो गया और यहीं से जापान के दिमाग में एक बिलीफ बैठ गया कि पावर बदली जा सकती है अगर आप टाइम पर अडेप्ट कर लें। ये बिलीफ जापान की फॉरेन पॉलिसी का कोर बन गया, जो आज भी दिखता है। Now let's move on to part 2 of the video. First Sino-Japanese War 1894 to 95. फाइट किसके लिए? कोरिया पे। कोरिया हिस्टोरिकली चाइना का ट्रिब्यूटरी था, एज इन कोरिया इंडिपेंडेंट था पर सिंबॉलिकली रिस्पेक्ट शो करता था चाइना को, और कोरिया जापान के बिल्कुल पास था। जापान सोचता था कि इफ चाइना रशिया कंट्रोल कोरिया तो फिर वो भी आ जाएंगे। वॉर होता है, चाइना शॉकिंगली हार गया और ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये एशिया के लिए एक शॉक था, क्योंकि पहली बार एक एशियन कंट्री ने दूसरी एशियन सिविलाइजेशन को मॉडर्न इंडस्ट्री से हरा दिया। चाइना ने क्या लूज किया? नंबर 1 तैवान, इट्स इन्फ्लुएंस इन कोरिया। नंबर 3 प्रेस्टीज। और यहां बर्थ हुआ एक फ्रेज का। व्हाट इज दैट फ्रेज? सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। नेचुरल है ना दैट जापान अनस्टॉपेबल फील करने लगेगा। फिर वही हुआ, पावर हंगर was born. Japan overconfident हो रहा था. Now this was till 1930. While Japan and China were tearing each other apart, the rest of Asia was fighting colonialism, which is why this rivalry has real emotional resonance for country like India too. Moving on to part 3 of the video, 1931 to 1945, invasion and traumas. 1931 Japan invades Manchuria. Food नहीं, जगह है Manchuria. Okay, world stage पर everyone is quiet. Japan encouraged होता गया. 1937 second Sino-Japanese war. Yes. अगेन, और यहां होता है एशिया का सबसे डार्क चैप्टर नानजिंग मैसेकर। नाउ नानजिंग चाइना का कैपिटल था। जापान ने सिटी कैप्चर करके 2 से 3 लाख सिविलियंस मार दिए, मास रेप्स हुए, प्रिजनर्स एग्जीक्यूट हुए। इसलिए चाइना के लिए नानजिंग सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, दैट इज ये उनके यू कैन कॉल इट अ नाइटमेयर फॉर देम। टेक्स्ट बुक्स, मूवीज, स्कूल मेमोरी और नेशनलिज्म का कोर है ये। जापान के लिए पॉलिटिकल डिलेमा, बिकॉज येस दे डिड अपोलोजाइज फॉर दिस, बट वाज दैट ओके फॉर चाइना?
No, it won't be for any country for that matter. Kyunki that emotional mismatch even continues today. Probably this is why they fail to be good or trust each other. And this was till 1937. Part 4, World War II. खत्म होता है 1945 and everything came like a full circle to Japan. Japan हार गया. हिरोशिमा नागासाकी सब जानते हैं what US did. अमेरिका ने जापान को ऑक्यूपाई कर लिया और यूएस लिटरली जापान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है. वी से दैट. टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आर्टिकल 9. इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जापान कैन नॉट हैव अ नॉर्मल ऑफेंसिव मिलिट्री. प्लीज टेक डाउन द वर्ड ऑफेंसिव मिलिट्री. इसका मतलब ये नहीं कि जापान अपनी मिलिट्री रख ही नहीं सकता. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. जापान डिफेंस रख सकता है पर हिस्टोरिकली उसे अग्रेसिव ऑफेंसिव पावर बनने से रोका गया. This is the reason. People are like, why Japan is being controlled by United States? Because Japan ने एशिया में atrocities की थी. And this was the reason. फिर World War II में सबने क्या किया? If you ideally look for that, Hiroshima and Nagasaki was done. But Nanjing was a massacre. Okay, powerful countries के decisions चल रहे हैं. US को जापान पे control चाहिए था, permanent control. China at that time was US ally against Japan during World War II. So बाद में communist China और अमेरिका भी enemies बन गए, लेकिन जापान permanently US camp में चला गया. 10 साल तक जापान चाइना साइलेंट रहे. इवन मोर देन दैट 40 इयर्स भी आप कह सकते हैं क्या 40 इयर्स ही मान के चलिए. बिकॉज साइलेंट का मतलब ये नहीं कि दोस्ती ही नहीं है, सिर्फ इतना दोस्ती है कि अपनी अपनी रिकवरी में वो बिजी है. मेमोरी जिंदा थी, बस टेम्परली वो दिख नहीं रही थी. ओके, सो यू नो व्हाई द कॉन्फ्लिक्ट इज नो मोर रीजनल नाउ. इट हैज टू गेट ग्लोबल बिकॉज दीज वर पॉलिटिकल राइवलरी between Japan and China till 1945 and the camps got divided. No, तो उधर होती है एशियन अफ्रीकन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इंडिपेंडेंट. This was political rivalry. Now moving on to economic rivalry, which returns. That is part 5. 1978 में आप देखेंगे चाइना रिफॉर्म स्टार्ट करता है जिससे कि चाइना इकोनॉमिकली बूम कर जाता है. जापान इन्वेस्ट हेविली इन चाइना, फैक्ट्री, स्किल्स, सप्लाई चेन्स. सो चाइना लाइक अ ड्रैगन, इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, इट लर्न्स एवरीथिंग, स्किल बिल्ड अप. एंड 2000 तक चाइना ओवरटेक्स जापान इन ट्रेड, टेक, स्पीड, एवरीथिंग. So 2010 China becomes world's greatest economy, one of the. Okay, and Japan gets insecure, China gets confident. Reverse, right? और public opinion दोनों तरफ से इस टाइम पर चेंज हो रहा है. पुराने wounds reactivate हो रहे हैं. And now the most important angle of the conflict, Taiwan. Part 6, Senkaku Islands. Now, no people here, no buildings here, but strategically it was priceless. Japan says कि Senkaku उनके कंट्रोल में 1800 से है. चाइना कहता है कि वो जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन थियरी हमने डिस्कस करी उसमें चाइना से ये आइलैंड छिन गया था. 2012 Japan nationalizes the island, which makes China furious. China sends coast guard ships and Japan retaliates. Point of the matter is why even Taiwan is important here, because Senkaku Island Taiwan के बिल्कुल ऊपर है. इसलिए Senkaku actually island नहीं है, ये जापान के लिए early warning alarm है. And Taiwan gets important. But why is Taiwan the heart of the rivalry? Number 1, geography. Taiwan blocks China from entering the Pacific. Number 2, if China takes Taiwan, Japan की southern islands gets open. Number 3, semiconductors. 92% advanced chips Taiwan बनाता है. Control Taiwan is equals to control global tech. Ideology. Next, Taiwan democracy is a threat to China's authoritarian model. Next, alliances. If China invades Taiwan, Japan automatically is involved because of US-Japan treaty, which we all know. Camps divide हुए थे. Taiwan is equals to survival issue for Japan, right? If China gets Taiwan, Senkaku undefendable होगा and Japan will be exposed. इसलिए दोनों stories बहुत ज़्यादा linked हैं. And finally, part 7. What people feel in respective countries. Now, China's people, Japan never apologized sincerely. Okay, so Japan blocks our rightful rights is what China people feel. School textbook, century पढ़ाई जाती है, century of humiliation plus that Nanjing massacre. जापान में क्या है? Quiet, pacifist society. पर चाइना की मिलिट्री राइज उन्हें जेन्युइनली डरा रही है. सो इफ चाइना टेक्स ताइवान, जापान विल बी नेक्स्ट इज व्हाट इज देयर थिंकिंग. कि हमारे आइलैंड्स एक्सपोज हो जाएंगे. यंग जनरेशन दे सपोर्ट स्ट्रॉन्गर डिफेंस प्लस यूएस प्लस इंडिया टाइज. दिस इज द फीलिंग ऑफ पीपल इन जापान. हाउ अबाउट ताइवान? मोस्ट Taiwanese feel that we are Taiwanese and not Chinese. We want democracy, not unification. And they see Japan and US as friends. They fear China's takeover. And this emotional divide is equals to peaceful reunification, which is practically impossible. Probably again. Because we can't predict things much. तो ज़्यादा अगर डिफेंस की बात होगी और अगर अग्रेशन नहीं होगा तो इट इज़ मोर ओवर फॉर जापान कि ये फियर ड्रिवन प्रेपरेशन है. Okay, and therefore the final stakes of the video goes like, if China takes Taiwan,
China becomes Pacific dominant. Japan's economy, tech and energy roots will collapse. एशिया में आर्म्स रेस ट्रिगर होगा. यूएस क्रेडिबिलिटी फॉल करेगी. जापान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा probably, right? And this is why Japan is quietly re-alarming. So my conclusion says, as of 2025 updates, you can see on the screen, it's a 100-year rivalry. This rivalry will decide Asia, how would Asia look like in 2050, and whether it will be stable, whether it will be divided, yeah, more towards the war. So if China takes Taiwan, war in Pacific, economic meltdown, Japan under threat, if peace holds, balance of power, economic growth, and Asia's future will look moreover stable. And that is why Japan versus China is not history. It's Asia's future moreover now. That's all. Post your question or any answer writing queries in the comment box, and please like and subscribe if you like the decode. Thank you.